नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपना जो पुराना चैनल है उस पर अपन ने जो है रीट की जो है साइकोलॉजी चला रखी है और आपका अच्छा खासा रिस्पांस भी आ रहा है। आज हम जो ये अपना नया चैनल है जो टीचिंग एग्जाम से संबंधित है, इस पर जो है हिंदी भाषा 1 जो है भाषा प्रथम जो है उसकी टीचिंग मेथड स्टार्ट करेंगे। और आप जीवा स्टडी पर बेफिक्र होकर जो चीज यहाँ पर करवाई जाएगी ना उस पर भरोसा कर सकते हो। हर चीज एकदम बेस्ट तरीके से करवाई जाएगी। तो हिंदी शिक्षण विधियां शुरू करते हैं। ये सेकंड ग्रेड में भी आपके काम आ सकती है अगर आपके हिंदी सब्जेक्ट है तो। फिर है सीता, पहला क्वेश्चन है आज का, सीता वाद्य किस तरह की शिक्षण सहायक सामग्रियां हैं। जैसा कि नाम से पता चल रहा है आपको, शिक्षण सहायक सामग्री का मतलब हो गया जो शिक्षण में जो है एक जो टीचर होता है, एक शिक्षक होता है, उसकी सहायता करे ऐसी सामग्रियां। तो इसमें कई प्रकार की सामग्रियां होती है। दृश्य सामग्रियां में वो आ जाता है जो जिसमें मतलब ऐसा नहीं है, दृश्य का मतलब ऐसा नहीं कि आपको रेडियो पड़ा हुआ दिख रहा है तो वो दृश्य हो गया, नहीं। उसमें से जो चीजें सीख रहे हो क्या वो देख सकते हो, आप नहीं देख सकते। तो दृश्य में क्या आएगा, टीवी आएगा। ठीक है, दृश्य में टीवी की जगह आप मान लो कि कोई चार्ट है, ठीक है, जो टीवी है वो तो सर्वे दृश्य में आएगा, उसको देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। लेकिन दृश्य में क्या आएगा, चार्ट आएगा, ब्लैक बोर्ड आएगा। इनको अपन सिर्फ देख सकते हैं, सुन नहीं सकते, है ना। दृश्य में कौन सी आती है, जिन्हें हम देख सकते हैं लेकिन सुन नहीं सकते, जैसे चार्ट हुआ, ब्लैक बोर्ड हुआ, बुलेटिन बोर्ड हुआ। तो ये सारी चीजें अपन देख सकते हैं और ये शिक्षण में सहायता भी प्रदान करती है अपनी, लेकिन इनको जो है हम सुन नहीं सकते। फिर आती है सर्वे में, अब दृश्य में ये मैं अभी बता चुका, ऐसा मत कर देना रेडियो को भी देख सकते हैं। रेडियो को देख सकते हैं लेकिन उसमें जो सूचना होती है उसको नहीं देख सकते, उसको सिर्फ सुन सकते हैं। तो सर्वे में क्या आता है, जैसे रेडियो आता है, ठीक है, एक ग्रामोफोन, आपने देखा होगा, ग्रामोफोन जानते होंगे, एक जो है बड़ा सा माइक सा लगा होता है, वो भी क्या होता है, एक प्रकार का सर्वे सामग्री में आता है। फिर सर्वे दृश्य, मतलब जिसको सुन और देख दोनों सकते हैं, जैसे टेलीविजन, टीवी में अपन जो है देख भी सकते हैं और उसको सुन भी सकते हैं। फिर स्पर्श वाले जो है आपके कोई भी जो मान लो कि किसी चीज की मॉडल, ठीक है, मान लो कि आप गणित की बात करो, हिंदी की बात करो, किसी की भी बात करो, उसमें अगर जो चीजें अपन स्पर्श करके पता लग सकते हैं, मतलब उन पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, आपको एक गाड़ी का मॉडल दिया हुआ है, उसको हाथ टच करके आप देख सकते हो कि हाँ ये गाड़ी का मॉडल है, उसमें मतलब सूचना आप स्पर्श करके ही ले सकते हो। और एक जो ब्रेल लिपि होती है ना, ब्रेल लिपि जो आंखों से देख नहीं पाते उनके लिए होती है, तो वो होती है स्पर्श वाला। ठीक है, तो समझ गए अंतर। तो टीवी सर्व दृश्य में आता है और रेडियो आता है सर्वे में। यहां पूछा है कि सीता वाद्य यंत्र किस प्रकार का है। तो देखो, सीता वाद्य यंत्र जो है आपका ये ग्रामोफोन है, इसी का जो है हिंदी वर्जन है। मतलब ग्रामोफोन को ही सीता वाद्य यंत्र कहते हैं। तो सीता वाद्य यंत्र कौन सा हो गया, सर्वे, सिर्फ सुन सकते हैं, इसको देख नहीं सकते। मतलब सीता वाद्य यंत्र को तो देख सकते हैं लेकिन इसकी सूचना को नहीं देख सकते। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा आपके। अगर आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये जीवा स्टडी टीचिंग एग्जाम्स चैनल है, इस पर सिर्फ टीचिंग्स के ही जो है वीडियो आते हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखो कुछ बातें दी हुई है जो नए स्टूडेंट है उनको थोड़ा कंफ्यूज कर सकती है। यहाँ पर है विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, विभेदीकरण और वेदता। ठीक है, ये सारे जो है मूल्यांकन के जो है एक प्रकार से विशेषताएं हैं मूल्यांकन की। अब देखो, विश्वसनीयता में क्या होता है कि छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों में विचलन न हो, विचलन मतलब बदले नहीं, तथा पुनः मूल्यांकन के पश्चात भी अंक समान आए। किसी मूल्यांकन या परीक्षा होती है, उसकी जो है विश्वसनीयता कब होगी, जब मतलब जो है उस मान लो कि आपने चेक किया, एक बच्चे के आ रहे हैं 10 में से 8 नंबर, और उसको वापस चेक करोगे आप तो भी जो है आपके जो है 10 में से 8 नंबर ही आए, तो ये होती है विश्वसनीयता। तो एक जो है मूल्यांकन या एक परीक्षा होती है, उसकी विश्वसनीयता होनी चाहिए, मतलब जो है उसको बार बार चेक करने पर भी उसमें कोई विचलन नहीं होना चाहिए। छात्र ने जो अंक पहले प्राप्त किए हैं वही 10वीं बार अगर चेक करो तो भी वही अंक आने चाहिए। वो होती है किसी परीक्षा या मूल्यांकन की विशेष विश्वसनीयता। फिर आती है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता क्या होती है कि परीक्षक की रुचि, भावना व दृष्टिकोण का मूल्यांकन पर प्रभाव नहीं पड़ता। बिल्कुल सही बात है। वस्तुनिष्ठता कौन सा गुण होती है किसी परीक्षा या मूल्यांकन का, कि मान लो कि आपका कोई प्रिय स्टूडेंट है क्लास में, ठीक है, आप उसको जो है मतलब अपने तरफ से 1 नंबर ज्यादा दे देते हो, मान लो उसके 8 ही नंबर आ रहे हैं, लेकिन आपको लगता है यार ये गलती से इसके 8 आ गए, पर तो कोई गलती हो गई, वरना पढ़ता तो बहुत अच्छा है। तो आपकी भावना क्या होती है उसके प्रति थोड़ी अलग होती है, आप उसको 1 नंबर एक्स्ट्रा दे देते हो। ठीक है, लेकिन वस्तुनिष्ठता का गुण ये कहता है कि मूल्यांकन पर जो है रुचि, भावना और दृष्टिकोण का कोई फर्क नहीं पड़ना
चाहिए। ठीक है, परीक्षक अपने फेवरेट स्टूडेंट को ऊपर नीचे कर सकता है, तो लेकिन अपन ऐसा मूल्यांकन बनाए जिस पर वो चाहकर भी जो ऐसा नहीं कर पाए, तो उसको कहते हैं वस्तुनिष्ठता। दोनों में ध्यान रखना, कंफ्यूज हो जाओगे। विश्वसनीयता का मतलब है बार बार मूल्यांकन करने पर भी अंक समान रहे, और वस्तुनिष्ठता की जो परीक्षक है उसकी रुचि, भावना और दृष्टिकोण का कोई प्रभाव ना पड़े। फिर है विभेदीकरण। जैसा नाम से स्पष्ट हो रहा है कि मूल्यांकन सक्षम और असक्षम छात्रों में भेद करने की सामर्थ्य रखता हो। मतलब जो मूल्यांकन है वो आपको विभेदीकरण की क्षमता हो कि कौन सा बच्चा किस लेवल का है, वो आप जो स्तर उनका जान पाओ, तो ये भी एक विशेषता होती है। फिर है वैधता। वैधता जो है, देखो परीक्षक की रुचि, भावना और दृष्टिकोण का मूल्यांकन पर प्रभाव पड़ता है, तो यही बात वापस रिपीट कर दी, बस नहीं हटा दिया, तो ये गलत हो गया। वैधता का क्या मतलब होता है? वैधता का मतलब आपने जिस उद्देश्य से बनाया है ना, आपने जिस उद्देश्य से मूल्यांकन बनाया है, जिस उद्देश्य से मूल्यांकन बनाया है वो उसको पूरा करता हो। बनाया है वह उसको पूरा करता हो। मतलब वैधता होती है कि आपने जिस भी उद्देश्य से मूल्यांकन बनाया, मान लो कि आप जो है एक मूल्यांकन बना रहे हो जिसमें आप बच्चों की जो है कोई चीज में कमी मतलब जो है उनका जो है क्या मतलब कारण है कि उसकी पढ़ाई का स्तर है वो कम है, ये जानना चाहते हो। एक प्रकार से उसको कहते हैं, आगे हम पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा कि निदानात्मक जो है मूल्यांकन, या ठीक है, तो निदानात्मक जो है मूल्यांकन करना चाहते हो आप, या तो उसके कारण जो है आपकी वैधता ये होनी चाहिए कि आप जो परीक्षा या मूल्यांकन बनाओ उसकी वैधता मतलब वो उस उद्देश्य को ही पूरा करे जिसके लिए उसको बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर ये परीक्षक की रुचि वगैरह का कोई मतलब नहीं है। मान लो कि आप जो है बच्चों का स्तर जानने के लिए मूल्यांकन कर रहे हो, तो वैधता होनी चाहिए उसमें, मतलब वो उस स्तर का ही होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। वैधता का मतलब होता है कि आप जिस उद्देश्य के लिए मूल्यांकन बना रहे हो उस उद्देश्य को पूरा करना चाहिए, ये होती है वैधता। तो यहाँ वैधता की परिभाषा गलत है और असत्य पूछा था, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है पूछा है। सबसे पहली बात तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का क्या अर्थ है? ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है, सतत का मतलब वर्ष भर चलने वाला। कब? वर्ष भर, यानी कि पूरी साल चलता है, वर्ष भर चलने वाला, पूरे सत्र चलने वाला, या पूरे का सत्र भर चलने वाला। व्यापक मतलब वो जो है आपकी शैक्षिक के साथ साथ सह शैक्षिक गतिविधियां। ठीक है, सह शैक्षिक का मतलब जो खेल वगैरह, आपकी रुचि वगैरह सभी पर ध्यान दे, तो होता है व्यापक। व्यापक मतलब हर क्षेत्र में फैला हुआ। तो वर्ष भर या सत्र भर चलने वाला और शैक्षिक और सह शैक्षिक सभी गतिविधियों को शामिल करने वाले मूल्यांकन को क्या कहते हैं? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सीसीई कहते हैं इसको। शॉर्टकट होते हैं इसकी सीसीई। ठीक है, इसमें विद्यार्थियों का चौमुखी विकास होता है। तो ये बात तो अभी अपन बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं कि इसमें शैक्षिक और सह शैक्षिक यानी कि हर चीज, ऐसा नहीं है सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड होता है। इसमें आपकी रुचि पेंटिंग में है तो पेंटिंग में जो है, मिट्टी की कलाकृतियां बनाने में है तो उनमें हर चीज जो है इसमें शामिल की जाती है। फिर विद्यार्थियों को परीक्षा के भय से मुक्त करना, तो बिल्कुल है। इसमें क्या होता है, वर्ष भर चलता है ये। इसमें ऐसा नहीं है कि आप जो है पहले फर्स्ट टेस्ट हो गए, फिर सेकंड टेस्ट हो गए, फिर अर्धवार्षिक हो गई, फिर थर्ड टेस्ट हो गए, फिर वार्षिक हो गई, इन पर निर्भर नहीं करता। ये आपका वर्ष भर चलता रहता है। ठीक है, परीक्षा से भय से मुक्त करना है इससे आपको, यानी तरह तरह के जो है आपके मूल्यांकन होते हैं। मूल्यांकन का मतलब परीक्षा कभी भी नहीं है। मूल्यांकन का अर्थ है आपका ऑब्जर्वेशन से भी आप मूल्यांकन कर सकते हो, आप उसके जो है पूरा अनुशासन है उसको भी देख सकते हो, आप उसके जो कार्य करने की शैली भी देख सकते हो। तो ये सारा आता है व्यापक में। ठीक है, फिर आता है निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में सहायक। अब दो शब्द आएंगे आपके पास बार बार, एक तो निदानात्मक हो गया, एक उपचारात्मक हो गया। आगे हालांकि ये क्लियर हो जाएंगे, लेकिन नए स्टूडेंट को पहले ही बता देता हूं। निदानात्मक आपने देखा होगा, जो है एक्सरे लैब होती है उन पर क्या लिखा होता है, जैसे कोई एक्सरे लैब है जेपी डायग्नोस्टिक सेंटर, तो वो ये डायग्नोस्टिक का हिंदी नाम होता है निदान। ठीक है, डायग्नोस्टिक का हिंदी जो नाम होता है वो होता है निदान। निदान का मतलब है निदानात्मक शिक्षण में क्या होता है, किसी विद्यार्थी की कम उपलब्धि का कारण जानना। कम उपलब्धि यानी वो कम क्यों पढ़ रहा है, कम उपलब्धि का कारण जानते हैं। नाम ध्यान रखना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कारण जानना। मतलब आप एक्सरे लैब में जाते हो, ठीक है, जैसे कोई एक्सरे लैब है जेपी डायग्नोस्टिक सेंटर, तो डायग्नोस्टिक का मतलब है निदान। निदान का मतलब है कि आप बस कारण बताओगे। क्या एक्सरे, मान लो कि आपकी हड्डी फ्रैक्चर हो गई, आप एक्सरे वाले के पास जाओगे, क्या वो एक्सरे करके आपका इलाज थोड़ी ना कर देगा, वो क्या करेगा, आपका निदान। निदान का मतलब है वो कारण बताएगा कि क्या हो रखा है। ठीक है, तो होता है
निदानात्मक शिक्षण। फिर आता है उपचारात्मक। उपचारात्मक, मान लो कि आप एक्सरे वाले के पास गए, उसने आपके हड्डी का एक्सरे किया और आपको बता दिया कारण कि यहां से टूटी हुई है इसलिए दर्द हो रहा है, तो आप फिर क्या डॉक्टर के पास जाओगे, तो वो उसको कहते हैं उपचारात्मक। तो मतलब यानी कि जो निदानात्मक के बाद में जो है जो कारण मिले ना आपको, इनका उपचार करना, मतलब इनको सही करना, इनको क्या करना, सही करना। नाम से स्पष्ट हो रहा है, मतलब जो निदानात्मक में आपको कारण मिलेंगे उन पर कार्य करना, उनके लिए शिक्षण विधियां बनाना, उनको वापस जो है दोबारा जो है वही चीज वापस पढ़ाना, उस चीज के लिए वापस तैयार करना, ये होता है उपचारात्मक। जैसे मैंने एक्सरे वाले के हिसाब से बताया, पहले निदान होता है, मतलब कारण जानते हैं कि विद्यार्थी कम उपलब्धि का क्यों है, फिर इस कारण को जानने के बाद में उसके लिए विशिष्ट जो है शिक्षण विधियां बनाकर या जो अदर जो भी एक्स्ट्रा क्लासेस लगाकर जो है आप उपचारात्मक शिक्षण करेंगे। उपचारात्मक का मतलब हो गया उसको सही करना, उन कारणों को सही करना। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो भी रीट सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, बिना सोचे समझे आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर है मूल्यांकन शिक्षण आयाम में किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। ये क्वेश्चन कई बार आता है। देखो, एक बार वो हिंदी की आप पढ़ रहे हो, हिंदी की आप टीचिंग मेथड पढ़ रहे हो, लेकिन इसमें जो है 70% कॉमन होता है। मैथ वाले में भी यही आ जाएगा, साइंस वाले में भी यही आ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है चौथा, ठीक है, मूल्यांकन जो है इसे ऊपर वाला क्वेश्चन है, और ऊपर वाला अपन ने पूरा ही नहीं किया। एक बार देखो, सत्य तो विशेषता नहीं है, तो ऊपर वाली तीनों विशेषता है, और रटने की प्रवृत्ति वाली कभी भी विशेषता नहीं हो सकती, क्योंकि साइकोलॉजी कभी रटने पर बल नहीं देती, तो डी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है डी उसका गलत उत्तर होगा, मतलब वैसे गलत है, विशेषता नहीं पूछी है तो नहीं डी है, तो उत्तर डी इसका हो जाएगा। अब देखो, मूल्यांकन जो है, मूल्यांकन शिक्षण आयाम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो देखो, मूल्यांकन शिक्षण आयाम जो है आपका ब्लूम द्वारा प्रतिपादित किया गया। ठीक है, आगे हम ब्लूम के बारे में और जानेंगे, इनकी जो टेक्स्टोनॉमी थी उसके बारे में। ठीक है, इन्होंने जो है पहले 6 जो है आपके जो है संज्ञानात्मक विकास में जो है 6 जो आयाम दिए, उनके बारे में आगे धीरे धीरे देखते रहेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर, देखो ये ध्यान रखना, मूल्यांकन शिक्षण आयाम जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो ब्लूम के द्वारा प्रतिपादित किया। अब है देखो और कहो विधि का प्रयोग क्या सिखाने में किया जाता है। देखो और कहो, मान लो कि ब्लैक बोर्ड पर कुछ आपको जो है दे दिया, ठीक है, कुछ लिखा हुआ दे दिया, उसको वापस दोहराना है, ये तो हो गया। मतलब ब्लैक, ये अपन हिंदी की पढ़ रहे हैं तो हिंदी के हिसाब से ही देखना है। मान लो कि हिंदी मैंने यहां लिख दिया ए, ब्लैक बोर्ड पर ए आ ई, इस हिसाब से लिख दिया। अब जो है एक बच्चा इसको देख रहा है, ठीक है, हम सब चीजें बच्चों के हिसाब से ही देखनी है। क्या इसने क्या किया, देखो और कहो, तो इसने क्या किया, देख लिया कि ए आ लिखी हुई है, तो ए आ, तो ये क्या करेगा, सहस्वर वाचन करेगा, सहस्वर वाचन करेगा। इसमें जो है सहस्वर वाचन में ही जो है मौन वाचन का कहो में तो कोई है ही नहीं, तो ये तो वैसे गलत हो गया। लेखन का कहो में कोई है नहीं, तो ये वैसे गलत हो गया। कहानी वाचन, कहानी वाचन देखो और कहो नहीं है, वो तो अपने आप सुनाते हैं कहानी का, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। वैसे कहानी वाचन भी इसमें बनता है, लेकिन बात अपन जो बाल विकास की करें, बाल विकास में जो है छोटे बच्चों का ज्यादा देखा जाता है, तो उसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सहस्वर वाचन। मैंने साइकोलॉजी की क्लासेस जो अपनी चल रही है, दूसरा चैनल जो अपना बड़ा वाला चैनल उस पर, तो उसमें भी साफ साफ कहा था कि साइकोलॉजी में हो सकता है 2 विकल्प सही मिले, हो सकता है 3 सही मिले, लेकिन आपको उपयुक्त चुनना है, मतलब सबसे उपयुक्त कौन सा होता है वो चुनना है। ठीक है, तो सहस्वर वाचन है, जैसे कोई ब्लैक बोर्ड पर ए आ ई यू या कै का की लिखा हुआ है और बच्चे उसको देखकर जोर जोर से बोल रहे हैं, तो उसको कहते हैं सहस्वर वाचन। तो वो देखो और कहो विधि का ही प्रयोग है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, खेल विधि के साम्यान्वेषण सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खेल विधि के जो है साम्यान्वेषण सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, तो ध्यान रखना कौन है, आपके पियाजे। ठीक है, ये अलग से ध्यान रखना, खेल विधि के नहीं है, ये खेल विधि के अलग हैं, खेल विधि के आगे आएंगे। ठीक है, और खेल विधि के जो है कौन है, इसके बारे में आप जल्दी से वैसे कमेंट कर सकते हो। 10 सेकंड आपके पास, बताएं कौन है खेल विधि के। देखो, खेल विधि के जनक कौन है वो बताना है। यहाँ 2 बात है, एक तो क्या है कि खेल विधि के साम्यान्वेषण सिद्धांत के तो जनक पियाजे हैं, खेल विधि के कौन है। आप में बहुत सारे क्रिकेट देखते होंगे, ठीक है, क्रिकेट खेल होता है, मैंने देखो कैसे याद रखा है। और मैंने रीट की तैयारी की थी 2021 में, जब मैं अपियरिंग में था। 2021 में जो रीट हुई थी ना, रद्द हो गई थी बाद में लेवल 2, उसकी तैयारी की थी जब मैं सेकंड ईयर जो है बीएड में था। उसके बाद मैंने रीट की तैयारी नहीं की और मैंने सेकंड ग्रेड की तैयारी की।
जिसके कारण मेरा सेकंड ग्रेड जो है मैथ से सिलेक्शन हुआ। फिलहाल मैं सेकंड ग्रेड टीचर हूं और मेरा जो थर्ड ग्रेड में भी हो गया साइंस में से फाइनल सिलेक्शन, ठीक है। और उसमें मैंने ज्वाइन नहीं किया और फिर जो है मेरा संस्कृत डिपार्टमेंट में भी सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन हो गया। सिर्फ एक तैयारी की बदौलत 3 जो सिलेक्शन हो गए। तो देखो अभी तक मेरे को याद है खेल जो है क्रिकेट भी क्या है, मैंने कैसे याद रखा था वो बता रहा हूँ। खेल भी क्या है, हालांकि आप तो बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। क्रिकेट भी एक खेल है और क्रिकेट में जो जन्म कहाँ हुआ था क्रिकेट का, ब्रिटेन या इंग्लैंड में हुआ था। अब जो है इंग्लैंड के जो कप्तान थे, पूर्व कप्तान, उसका नाम क्या था, कुक था ना। आपको सिर्फ कुक याद रखना है। तो खेल विधि के प्रवर्तक कौन थे, या जनक भी मान सकते हो, प्रवर्तक भी मान सकते हो, तो कौन थे, कुक थे, ठीक है। खेल विधि के कौन थे, कुक। लेकिन खेल विधि के साम्यान्वेषण सिद्धांत के कौन थे, जीन पियाजे। दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। खेल विधि के कुक और साम्यान्वेषण सिद्धांत के कौन थे, पियाजे। अगला क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी शिक्षण में मानसिक विकलांग छात्रों के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, हिंदी शिक्षण में मानसिक विकलांग छात्रों के लिए कौन सी विधि जो है उपयुक्त है। तो प्रश्नोत्तर विधि तो बिल्कुल नहीं। सबसे पहले आप ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखें, हटाना सीखेंगे, ये तो हो ही नहीं सकता। प्रश्नोत्तर विधि तो एक प्रकार से रटन विधा है, तो उसको तो हम मान ही नहीं सकते। फिर है पुस्तक विधि, तो ये भी गलत है, क्योंकि पुस्तक विधि भी एक प्रकार की क्या है, रटन प्रवृत्ति की विधि है। फिर है समस्या विधि, तो यह भी गलत है, क्योंकि मानसिक रूप से विकलांग छात्र है, इसलिए जो है समस्या समाधान में तो वो वैसे ही उपयुक्त नहीं होंगे। तो इससे उत्तर आ गया डेक्रोली विधि। अब वैसे भी एक अलग ऑप्शन दिख रहा है, तो ज्यादा चांस यही रहते हैं कि यही उत्तर होगा। और वैसे भी नेगेटिव मार्किंग का पेपर होता नहीं है आपके, तो आप आराम से पता लगा सकते हो, ठीक है। एक मिनट, डेक्राली जो विधि है ना, इसके बारे में आप थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं मैं आपको। इसमें क्या होता है, बच्चा जो है खेल खेल के साथ सीखता है। किसमें, खेल खेल के साथ में, यानी कि जो शिक्षाप्रद खेल होते हैं ना, शिक्षा से संबंधित खेल। मान लो कि अपन जब आप टीचर बन जाओगे तो आपको पता चलेगा, आपके जो है 1 से 5 तक एक ABL किट आती है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ठीक है। ABL किट आती है, तो उसमें भी बच्चा क्या करता है, खेल खेल में सीख जाता है। मतलब उसमें खिलौने टाइप दिए होते हैं और वो शिक्षा से संबंधित होते हैं। तो वही एक प्रकार की जो विधि है वो डेक्राली विधि कहलाती है। तो मानसिक रूप विकलांग व्यक्ति के लिए डेक्राली विधि है। डेक्राली विधि में क्या होता है, बच्चा खेल खेल में खुद करके सीखता है, यानी स्वयं करके सीखता है, स्वयं करके सीखता है। और जो ABL किट वगैरह है वो इसी से संबंधित है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब अगला क्वेश्चन है कि वाचन संबंधी दोष एवं उनके उपचार पर किसने प्रयोग किए। वाचन संबंधी मतलब बोलने संबंधी जो दोष होते हैं, मतलब सही से नहीं बोल पाते, उनके उपचार पर किसने प्रयोग किए थे। तो ये डायरेक्ट नाम याद रखना आपको, ब्रकनेर। अपन कहते हैं ना अपने जो सामान्य भाषा में होती है, बक बक करना यानी बोलना, ठीक है। बक बक करते हैं ना, अब ठीक है, तो बक बक करना यानी बोलना, और वाचन संबंधी दोष मतलब ब्रकनर, ठीक है। ऐसे स्टार्टिंग में ऐसे ही याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, बाद में तो याद हो जाएंगे। तो वाचन संबंधी दोष का उपचार करने के लिए किसने प्रयोग किए थे, तो ब्रकनर ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 9, पाठ संसर्ग उपागम का आशय है। पाठ संसर्ग उपागम का आशय क्या है। पाठ्य पुस्तकों के पाठों के शिक्षण के दौरान ही भाषिक तत्वों के यथास्थान शिक्षा प्रदान करना, तो बिल्कुल सही है। पाठ संसर्ग उपागम मतलब मान लो कि आप हिंदी में कोई पाठ पढ़ा रहे हो, क्योंकि हम हिंदी की ही जो है शिक्षण विधियां पढ़ रहे हैं, तो हिंदी में कोई पाठ पढ़ा रहे हो, वहां पर कोई शब्द आ गया अटपटा सा, उसका अर्थ साथ साथ में ही बताना, मतलब भाषिक तत्वों की यथास्थान शिक्षा प्रदान करना, ठीक है। या कोई मान लो कि वहां पर आप बताना चाहते हो कि ये कौन सा सर्वनाम है, ये कौन सा विशेषण है, मतलब हाथों हाथ पाठ पढ़ाते जाओ और अपन वहीं बताते जाएं उस चीज को कि आप जो है मान लो कोई महत्वपूर्ण शब्द आ गया है अच्छा खासा कि इसका अर्थ क्या होगा, तो वो उसी टाइम बता दो। या फिर आपने मतलब ऐसे देखा कि यहाँ पर कोई सर्वनाम प्रयुक्त हो रहे हैं, कोई क्रिया विशेषण आ रही है, ये कोई जो है कर्मक क्रिया है, ये वो है, तो ये चीजें जो हाथों हाथ पाठ के साथ ही बता दो। तो ये होता है आपका भाषिक तत्व का यथास्थान ज्ञान प्राप्त करना या शिक्षा प्रदान करना। फिर है पाठ में प्रयुक्त शब्दों और वाक्यों का सही उच्चारण, तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर शब्दार्थ, शब्द रचना और वाक्य रचना संबंधी क्षमताओं को प्राप्त करना, तो ये मैं अभी बता चुका कि जो चीज शब्दार्थ हो, मान लो कोई महत्वपूर्ण शब्द हो, या फिर वाक्य रचना, शब्द रचना मतलब कहाँ कौन सी क्रिया आ रही है, कौन सा विशेषण आ रही है, ये चीजें उसी समय जो है हाथों हाथ जो है बता दो। तो उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, फिर अगला है मौन वाचन कहाँ नहीं किया जा सकता।
ठीक है। मौन वाचन का मतलब क्या होता है कि मन ही मन पढ़ता, अपन कहते हैं ना मन मन में पढ़ो, और मतलब बिना बोले पढ़ो, तो वो होता है मौन वाचन। तो मौन वाचन कहाँ नहीं किया जा सकता? देखो पुस्तकालय में किया जाता है, लाइब्रेरी में आपको पता ही है एकदम मौन बैठा रहना पड़ता है। वाचनालय जो एक प्रकार का पुस्तकालय ही होता है, तो इसमें भी किया जाता है बिल्कुल। और विद्यालय में भी मौन वाचन का महत्व होना चाहिए। ठीक है, मौन वाचन मतलब स्वयं पढ़ो, आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आप बैठे बैठे पढ़ो। ठीक है, विद्यालय में सस्वर वाचन भी होते हैं, लेकिन बात यहाँ पर कहाँ नहीं किया जा सकता, तो हमें पहले ही बता चुका कि साइकोलॉजी में हमेशा उपयुक्त विकल्प जो है उसका चुनाव करते हैं। तो अभिनंदन सभा, अगर आप जो है जहां पर आपको भाषण देना है वहां पर अगर मौन वाचन करोगे तो काम नहीं चलेगा। तो ये हो गया अभिनंदन सभा में जो है आप क्या कर सकते हो, मौन वाचन नहीं कर सकते। मौन वाचन हो गया मन ही मन पढ़ना। ठीक है, मूल्यांकन हेतु अपनाई जाने वाली प्रविधियां हैं। मूल्यांकन हेतु अपनाई जाने वाली प्रविधियां हैं, तो देखो अवलोकन यानी किसी को ऑब्जर्व करके, बिल्कुल। साक्षात्कार यानी किसी का इंटरव्यू लेके, तो बिल्कुल इससे मूल्यांकन आप कर सकते हो। ठीक है, मूल्यांकन का मतलब सिर्फ पढ़ने का मूल्यांकन नहीं होता। अवलोकन मतलब आप वो बच्चा कितना डिसिप्लिन में रहता है, क्या करता है, कैसे मतलब किसी चीज में रुचि रखता है, वो अवलोकन हो गया। साक्षात्कार में आप उसके जो है संबंधित पर्सन पूछ के भी उसका जो है मूल्यांकन कर सकते हो। प्रश्नावली, ये भी एक विधि होती है, और प्रश्नावली 3 प्रकार की होती है। ठीक है, आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले मैं बता देता हूं, एक तो होती है खुली प्रश्नावली जिसमें हम कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर होती है एक बंद प्रश्नावली जिसमें क्वेश्चंस का लेवल फिक्स होता है, और एक होती है मिश्रित, इन दोनों का मिक्स रूप। ठीक है, ये हम आगे चर्चा करेंगे। फिर एक चेक लिस्ट होती है जो विद्यालय स्तर पर बनती है, जिसमें बच्चे के जो पूरा रिकॉर्ड रहता है। अभिलेख व रेटिंग स्केल भी सेम चेक लिस्ट टाइप से होती है, थोड़ी सी अलग होती है। तो ये सारे के सारे मूल्यांकन की विधियां, तो उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12वां कहता है कि किसने उपलब्धि परीक्षाओं को मानकीकृत व अमानकीकृत या शिक्षक निर्मित परीक्षण में वर्गीकृत कर प्रस्तुत किया। मतलब जो उपलब्धि परीक्षा है उनको मानकीकृत और अमानकीकृत में जो है किसने जो है बांटा। तो ध्यान रखना डगलस व हॉलैंड ने, इसको तो देखो डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, मानकीकृत और अमानकीकृत शिक्षण जो है वर्गीकरण किसने किया? डगलस और हॉलैंड ने किया। क्वेश्चन नंबर 13, पाषाण शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कौन सी तकनीक उपयुक्त रहेगी? पाषाण मतलब होता है पत्थर या फिर पाषाण कालीन होती है ना, पत्थर कालीन। ठीक है, तो पत्थर शब्द या पाषाण शब्द इसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए जो है आप एक मतलब हिंदी शिक्षक होने के जो नाम पर किस हिसाब से जो उपयुक्त ध्यान रखना, सभी विधि सही हो सकती है लेकिन आपको उपयुक्त चुनना है। क्या आप चित्र दिखाओगे पत्थर का या पाषाण का, तो ये सही है। ठीक है, ये सही है, लेकिन उपयुक्त चुनिए। पाषाण दिखा, अगर आप खुद पाषाण पत्थर ही दिखा दोगे तब ज्यादा सही रहेगा, चित्र से ज्यादा उसको खुद को दिखाओ, तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। मैंने कहा ना कि उपयुक्त चुनना है। ठीक है, उपयुक्त चुनना है। प्राय शब्द सुनाकर, प्राय शब्द मतलब आप बता सकते हो कि पाषाण मतलब होता है पत्थर या कंकड़, तो उससे भी हो सकता है। ठीक है, वाक्य का प्रयोग करके भी हो सकता है, मैंने तेरे सर पर एक पाषाण मारा, तो उससे भी बच्चा समझ सकता है कि पाषाण मतलब पत्थर हो सकता है। लेकिन बात यह आती है कि चारों ऑप्शन सही दिख रहे हैं, लेकिन साइकोलॉजी में हमेशा जो होता है कि सबसे उपयुक्त कौन सा है, सबसे उपयुक्त को ही प्राथमिकता दी जाती है। तो सबसे उपयुक्त आप पाषाण को खुद लाकर दिखाओ कि ये पत्थर है ना, यही पाषाण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षण शास्त्रीय पक्ष होता है। शिक्षण शास्त्रीय जो पक्ष होता है क्या होता है? शिक्षण शास्त्रीय ज्ञान, बिल्कुल। शिक्षण शास्त्रीय अभ्यास, बिल्कुल। शिक्षण शास्त्रीय विश्वास, बिल्कुल। तो उपयुक्त सभी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। उपयुक्त सभी वाले में तो उपयुक्त सभी ही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षण का मुख्य घटक है। शिक्षण का मुख्य घटक क्या है? तो संप्रेषण यानी कि बातचीत, तो जो शिक्षक होता है वो जो बोलता लिखता है उसी को संप्रेषण कहते हैं। तो संप्रेषण शिक्षक का घटक है, बिल्कुल। पाठ्य वस्तु, बिल्कुल। क्या पढ़ा रहे हो, पाठ्य वस्तु में पाठ्य जो शिक्षण विधियां तक भी आ जाती है, तो उपयुक्त दोनों है जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। संप्रेषण कौशल भी होना चाहिए आप में कि आप अच्छे से पढ़ सको, बोल सको और जो है बच्चों को समझा सको। और पाठ्य वस्तु आपकी शिक्षण विधियां, आपकी सामग्री भी अच्छी सी होनी चाहिए। ठीक है, फिर भाषा के अधिगम के कारक हैं। भाषा के अधिगम के कारक मतलब भाषा सीखने के कारक कौन कौन से हैं? तो भाषा विज्ञान, बिल्कुल। व्याकरण, बिल्कुल। भाषा कौशल, बिल्कुल। तो उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये तो आपको भी देखने से पता चल रहा है। मतलब आप में भाषा विज्ञान जो मतलब भाषा की पूरी जानकारी होनी चाहिए, उसका इतिहास होना चाहिए। व्याकरण की भी आप में जो है कला होनी चाहिए, और भाषा कौशल मतलब भाषा में दक्षता भी आप में होनी चाहिए, तभी आप भाषा को सिखा सकते हो। तो उपयुक्त सभी हो गया।
फिर है भाषा शिक्षण की मुख्य विधि, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। भाषा शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन कौन सी है? अनुकरण विधि, तो बिल्कुल है अनुकरण में। जैसे अपन बच्चों को, छोटे बच्चे होते हैं, उनको छुट्टी के टाइम जब 15-20 मिनट बजती है तो सुनाते ना, कैसे कबूतर, कैसे खरगोश, तो वो आता है अनुकरण, यानी एक दूसरे को देखकर बोलना। तो ये भी बिल्कुल भाषा शिक्षण की मुख्य विधि है। अभ्यास विधि, अभ्यास में आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये तो सभी के लिए होगी। फिर संरचनात्मक विधि, संरचनात्मक विधि का मतलब हो गया आपने एक चित्र बना दिया गाय का और बोला कि इस पर निबंध लिखो, तो वो हो गया संरचनात्मक विधि। तो ऑप्शन जो है डी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि भाषा शिक्षण में अनुकरण, अभ्यास और संरचनात्मक तीनों विधियां ही काम आती है। फिर है भाषा के मुख्य घटक हैं, तो अभी ऊपर पढ़ कर आए तीनों के तीनों मुख्य घटक हैं, तो ये क्वेश्चन तो दोबारा आ गया। ठीक है, 19वां भाषा कौशल का रूप है, बिल्कुल। देखो ऊपर आपने भाषा विज्ञान, भाषा कौशल देखे, तो भाषा कौशल है उसका रूप है। तो भाषा कौशल का रूप हो गया बोलना और सुनना, मतलब आप बोलने में कितने कौशल दक्ष हो, सुनने में कितने दक्ष हो। ठीक है, बच्चा जो सुना रहा है उसको क्लियर सुन रहे हो या नहीं। लिखना और पढ़ना, तो ये भी है, LSRW, ये होता है इनका क्रम, ध्यान रखना, भाषा कौशल के क्रम। L से लर्निंग, लर्निंग मतलब क्या हो गया? एल से लर्निंग, एस से स्पीकिंग यानी बोलना, रीडिंग पढ़ना, ये लिखना, और लिसनिंग, लिसनिंग हो गया सुनना। तो ये भाषा का क्रम होता है LSRW, ये भी थोड़ा सा क्रम याद होना चाहिए। L से सुनना, S से स्पीकिंग बोलना, R से रीडिंग पढ़ना, W से राइटिंग लिखना, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये भाषा कौशल का क्रम होता है। और कई बार क्रम ही पूछ लेते हैं, तो LSRW याद रख सकते हो आप। क्या? लिसनिंग यानी सुनना, स्पीकिंग यानी बोलना, रीडिंग यानी जो है पढ़ना, और राइटिंग यानी लिखना। तो LSRW भाषा कौशल का रूप होता है, और एक क्रम से भी याद आपको रखना है। ठीक है, तो आज की जो है क्लास उसमें इतना ही। बाकी क्लास के लिए आप चैनल जीवा स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हो। शिक्षण विधियां जल्द ही SST की भी आएगी, साइंस मैथ की भी आएगी, सबकी शिक्षण विधि आएगी। साइकोलॉजी की क्लास अपने दूसरे चैनल पर चल रही है, और जो है पशु परिचर की भी क्लासें चल रही है, तो उसके लिए आप चैनल जीवा स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।